नमस्कार दोस्तों, सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे ऊष्मा के बारे में। अब अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके पास ये शब्द लिखा हुआ है प्रसार, इसका अर्थ होता है फैलना। इस प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। अभी देख, यहाँ से जो प्रसार का अर्थ फैलना है, अब फैलेगा क्या? अपन बात करेंगे कि जैसे ही किसी वस्तु के ऊष्मा को बढ़ाया जाएगा और ऊष्मा के बढ़ने के साथ में ही वह वस्तु क्या हो जाती है? फैल जाती है, प्रसारित हो जाती है। अब ये किसी भी वस्तुओं में जो प्रसार होता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला होता है इसकी लंबाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश। दूसरा इसके क्षेत्रफल के अनुदिश। क्षेत्रफल के अनुदिश। और तीसरा आ जाता है इसके आयतन के अनुदिश। आयतन के अनुदिश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन यदि ऊष्मीय प्रसार की परिभाषा की बात करें तो ऊष्मीय प्रसार की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश और आयतन के अनुदिश प्रसार होता है तो अपन इसे क्या बोल देते हैं? ऊष्मीय प्रसार बोल देते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले लंबाई के अनुदिश ऊष्मीय प्रसार। देखिए दोस्तों, लंबाई के अनुदिश ऊष्मीय प्रसार से मतलब ये होता है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि अपने पास लोहे की एक छड़ थी, अपन उसको तापमान देकर के थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे? उसके तापमान में परिवर्तन करेंगे, अर्थात उसके तापमान को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। जैसे ही इसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई भी पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जो लंबाई के अनुदिश इसका ऊष्मीय प्रसार होता है वो हो जाएगा L बराबर L डैश कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको बोला जाता है लंबाई के अनुदिश ऊष्मीय प्रसार। यहाँ पर L बराबर ये तो हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई और ये हो जाएगी प्रसार के बाद जितनी बड़ी है वो लंबाई। दूसरा बात करते हैं अपन क्षेत्रफल के अनुदिश। इस क्षेत्रफल के अनुदिश यदि मैं बात करूं तो इसके लिए पहले का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए हो जाएगा तथा ऊष्मीय प्रसार के बाद जो नया क्षेत्रफल बन जाता है वो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा ए डैश 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और इसी प्रकार यदि अपन आयतन के अनुदिश ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ते हैं तो आयतन के अनुसार ऊष्मीय प्रसार का मान हो जाएगा V बराबर V डैश प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और इस प्रकार से ये ऊष्मीय प्रसार के मान को निरूपित करता है। पहला होता है इसके लंबाई के अनुदिश, दूसरा हो जाता है इसके क्षेत्रफल के अनुदिश और तीसरा हो जाता है इसके आयतन के अनुदिश। अब इन तीनों के मध्य एक संबंध होता है जिसे बोला जाता है अल्फा, बीटा और गामा में संबंध। अल्फा, बीटा व गामा में संबंध। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि अल्फा, बीटा व गामा में क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि इन तीनों, एक तो आपके पास अल्फा, एक आपके पास बीटा और एक है गामा, यदि इन तीनों के संबंध के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन तीनों का संबंध हो जाएगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3। और एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट मान पूछ सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों का आपस में अनुपात का मान क्या होता है।
यहाँ से आपके पास यदि अलग अलग मान पूछ ले तो अल्फा बराबर कहलाएगा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखा का मतलब है लंबाई के अनुदिश होने वाला प्रसार। इसी प्रकार यदि मैं बीटा की बात करूं तो ये कहलाएगा क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। और यदि मैं गामा की बात करूं तो ये कहलाएगा इसका आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब इससे संबंधित आपके पास यदि कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए, या तो इसमें आपको डायरेक्ट पूछेगा क्या कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, तो अपन बता देंगे कि इन तीनों के मध्य 1:2:3 का संबंध होता है। लेकिन यदि इसमें आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल के अनुसार क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए दोस्तों अपन इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, यदि आपके पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा का मान 5x केल्विन इनवर्स हो तो आयतन प्रसार गुणांक का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा, मतलब आपको यहाँ पे मान दिया हुआ है बीटा का, और वो कितना दिया हुआ है 5x केल्विन इनवर्स, ये दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है, आयतन प्रसार गुणांक, और आयतन प्रसार गुणांक मैंने अभी आपको बताया है किसका मान आपको पूछ रहा है, गामा का। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन ने क्या देखा था, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का मान पढ़ा था, वो कितना था 1:2:3। आपको इस क्वेश्चन में अल्फा की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए अपन इसको तो छोड़ देंगे। बाकी बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू आपके पास है, इसलिए आपको यदि बीटा अनुपात गामा की जरूरत पड़े तो अपन क्या लिख देंगे दोस्तों, 2:3। और इसे यदि अपन कैसे लिख सकते हैं, बीटा बटे गामा बराबर 2/3। यहाँ से यदि बीटा का मान मैं रख देता हूँ तो मान हो जाएगा 5x केल्विन इनवर्स बटे गामा बराबर 2/3। और आगे यदि अपन इसे सोल्व करेंगे तो वज्र गुणन हो जाएगा, मान आ जाएगा 2 गामा बराबर 5×15x केल्विन इनवर्स। और यदि यहाँ से अपन गामा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 15/2x केल्विन इनवर्स, या अपन कह सकते हैं गामा का मान आ जाएगा 7.5x केल्विन इनवर्स। ये किसका मान आ जाता है, गामा का मान आ जाता है। और आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इसी गामा का मान पूछ रहा है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसके आयतन प्रसार गुणांक का मान क्या हो जाएगा, गामा का मान हो जाएगा 7.5x केल्विन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो अपन आसानी से इसे कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इस समीकरण के अनुपात के मान पे निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन इस ऊष्मीय प्रसार के उदाहरणों की यदि बात करें तो देखिए दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण। दोस्तों यहां से उदाहरणों से भी अक्सर बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे यदि मैं पहले एक उदाहरण की बात करूं तो अक्सर अपन देखते हैं कि रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है उनमें दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा छिद्र जो होता है, अपन कह सकते हैं कि थोड़ी सी जगह जो होती है वो छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, ताकि गर्मियों के दिनों में वह ऊष्मा पाकर के फैल जाती है और फैलने के साथ ही वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और यदि उन दो रेल की पटरियों के मध्य बीच का यदि स्थान नहीं छोड़ा जाता है
तो गर्मियों के दिनों में क्या होगा कि वो ऊष्मा पा करके फैल जाएगी और एक दूसरे से टकरा करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला इसका ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण क्या हो जाएगा कि रेल की पटरियों के मध्य या रेल की दो पटरियों के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों के दिनों में ये रेल की पटरियां ऊष्मा पाकर फैले तो इन्हें पर्याप्त जगह मिल जाए। तो वो जो ऊष्मा पाकर के फैलती है वो किसका उदाहरण हो जाती है? ऊष्मीय प्रसार का। दूसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो अपन देखते हैं कि जो बिजली के खंभे होते हैं उन बिजली के खंभों के जो तार बांधे जाते हैं वो भी अक्सर ढीले बांधे जाते हैं। क्यों बांधे जाते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गर्मियों के दिनों में तो क्या होते हैं, ये ऊष्मा पा करके एक दूसरे को फैल जाते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि ये एक दूसरे को सिकुड़ते हैं, अर्थात ये तार क्या करते हैं कि एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं और इसी खींचने के साथ में यदि इनको ढीला नहीं बांधा जाएगा तो ये खींचते वक्त तार टूटने का डर बना रहता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बिजली के खंभों के जो तार बांधे जाते हैं वो भी ऊष्मीय प्रसार के आधार पर ही बांधे जाते हैं, जो गर्मियों के दिनों में तो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तथा सर्दियों के दिनों में क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तीसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं कि आजकल जो इलेक्ट्रिक प्रेस आ रही है, आजकल जो इलेक्ट्रिक प्रेस उसमें एक बटन आता है ऑटोमेटिक पावर कट का। तो वो जो ऑटोमेटिक पावर कट है वो भी किसके मान पे डिपेंड करती है? अपन बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार के मान पे डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि जैसे ही प्रेस को या प्रेस के प्लग को लगाया जाता है तो वह अंदर से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और गर्म होने के साथ में उसे ऊष्मा का मान प्राप्त हो जाता है और ऊष्मा प्राप्त होने के साथ में उसका प्रसार भी होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेस में जो पावर कट होता है वो भी इसी ऊष्मीय प्रसार पर आधारित है। चौथे उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, जो चौथा उदाहरण है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक गोल चकती है और उसमें बीच में एक बारीक सा छिद्र कर दिया जाए और जैसे जैसे उसके ऊष्मा के मान में अपन वृद्धि करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि उस चकती के वृद्धि होने के साथ साथ उसका जो छिद्र है उसके मान में भी वृद्धि होती जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यदि किसी चकती में छेद कर दिया जाए और उसे ऊष्मा दी जाए तो उस चकती के साथ साथ वह छिद्र भी लगातार बढ़ता जाता है। किस कारण से? इसी ऊष्मीय प्रसार के कारण से। आगे दोस्तों देखो, यहां पे अपन बात करते हैं देखिए दोस्तों, यहां पे अपन बात करते हैं तापमान का घनत्व व आयतन में संबंध। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपको इसमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको बताना क्या है, तापमान का घनत्व के साथ संबंध क्या होता है और तापमान का आयतन के साथ संबंध क्या होता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों की बात करें अपन तो इन दोनों की बात करते हैं अपन एक ग्राफ के माध्यम से। ये आपके पास एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपके पास क्या बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है और मान लेते हैं कि ये वाला मान इसके आयतन के मान को निर्भर कर रहा है और ये वाला मान इसके तापमान के मान को निर्भर कर रहा है।
यदि मैं बात करूं यहां से तापमान 0 डिग्री से होना प्रारंभ होता है तो आगे की ओर जाएंगे तो लगातार मान बढ़ेगा। अपन बात करते हैं इस वाले बिंदु की। तो यहां पे जो बिंदु है इसका तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। और इस ग्राफ की सहायता से अपन देखते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु इस ग्राफ का सबसे निम्नतम बिंदु है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। और बात करें अधिकतम की तो देखिए दोस्तों, इधर भी अधिकतम हो रहा है, इधर भी हो रहा है। इसका मतलब इस 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अलावा यदि अपन बाईं ओर चले या अपन दाईं ओर चले, दोनों ओर से इसका मान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है, निम्नतम होता है। अब एग्जाम में आपके पास प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है। अपन बात कर लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस का मान है। ये 2 है, ये 4 है, तो अपन बात करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आपको एग्जाम में क्या पूछा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक बढ़ रहे हैं अपन? 6 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ से 2 डिग्री से लेकर के 4 तक आते हैं तो इसके आयतन में क्या हो रही है? कमी। अर्थात पहले तो क्या होता है? आयतन कम होता है। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। अर्थात पहले तो क्या हो जाएगा? कम, इसके बाद क्या होगा? न्यूनतम। और यहां पे देखो दोस्तों, जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो इसके आयतन के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अर्थात अपन कहेंगे कि फिर इसका मान क्या होता है? बढ़ जाएगा। फिर इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, यदि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, यदि 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस ग्राफ से अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि पहले तो इसका आयतन कम होगा, फिर न्यूनतम होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूं तो मैंने आपको बता रखा है कि घनत्व जो होता है उसकी परिभाषा क्या आती है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अपन पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे तापमान का एक तो घनत्व के साथ संबंध और दूसरा पढ़ रहे हैं अपन आयतन के साथ संबंध। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि घनत्व की जो परिभाषा होती है वो होती है द्रव्यमान बटे आयतन। और ये द्रव्यमान बटे जो आयतन है, यदि मैं इस द्रव्यमान को क्या मान लूं? नियत मान लेता हूं। नियत मान लेता हूं तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? घनत्व व्युत्क्रमानुपाती आयतन। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, घनत्व समानुपाती 1 बटे आयतन, या डायरेक्ट बोलेंगे तो अपन बोल सकते हैं घनत्व व्युत्क्रमानुपाती आयतन। तो
इसका मतलब आप सब जानते हो कि यदि घनत्व के मान में वृद्धि होगी तो आयतन के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यदि आयतन के मान में वृद्धि हो जाएगी तो घनत्व के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अतः अपन कह सकते हैं कि घनत्व का संबंध आयतन के विपरीत होता है, आयतन के विपरीत होता है, विपरीत होता है। अब देखिए दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था कि इन दोनों के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है, अपन ने पढ़ा था आयतन के बारे में। आयतन का मान था वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो रहा था, और आयतन का मान घनत्व के मान से बिल्कुल विपरीत होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर घनत्व का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, अर्थात आयतन के मान के बिल्कुल विपरीत। यदि अपन इस प्रकार के एक ग्राफ की बात करें, ये आपके पास है घनत्व और ये आपके पास है तापमान, तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला एक बिंदु ऐसा बिंदु है जो सबसे उच्चतम बिंदु है, और इस वाले बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, उच्चतम बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों, उच्चतम बिंदु। और जो ये उच्चतम बिंदु है वो कितने डिग्री तापमान पर होगा, ये तापमान हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस का बिंदु सबसे उच्चतम है, बाकी के सारे बिंदु क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी भी वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उच्चतम होता है, सबसे अधिक होता है। गलनांक की बात करें तो गलनांक तो मैंने क्या बताया आपको, आयतन की यदि मैं बात करूं तो आयतन तो मैंने आपको बताया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम। लेकिन यदि मैं बात करूं घनत्व की, तो घनत्व आपको बताना है इसके विपरीत, कि घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के मान पे क्या होता है, अधिकतम होता है। इसी प्रकार यदि आपको एक प्रश्न ये पूछ ले कि यदि 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाया जाए तो इसके घनत्व के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम बिंदु आ गया। अपन बात करेंगे यहां पे, मान लेते हैं कि ये इसका 2 डिग्री सेल्सियस बिंदु है, और 4 के आगे मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है ये इसका 6 डिग्री सेल्सियस वाला बिंदु है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक जाया जाए तो इसके घनत्व के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन 2 से लेकर के 4 तक चलते हैं, तो इसके घनत्व के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के बाद ये इस वाले बिंदु पर इसका मान क्या हो जाता है, उच्चतम, अर्थात इसके बाद क्या हो जाएगा, उच्चतम। और उच्चतम होने के बाद में जैसे ही अपन 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस की ओर जाते हैं तो घनत्व के मान में वापस क्या होना प्रारंभ हो जाती है, कमी होना प्रारंभ हो जाती है, और बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहले तो क्या हो जाती है, इसके घनत्व के मान में वृद्धि, फिर उच्चतम बिंदु आता है, और उच्चतम बिंदु के बाद में इसके मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व जो होता है वो क्या होता है, इसका अधिकतम होता है।
देखिए दोस्तों, आगे अपन बढ़ते हैं। अपन क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बर्फ है। इसका तीसरी बात है, पहले तो हो गई इसके आयतन की, दूसरी हो गई घनत्व की, और तीसरी बात कर रहे हैं अपन कि आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, और जैसे ही वो बर्फ पिघलती है, और जैसे ही वो बर्फ क्या होती है, पिघलती है, तो अपन क्या देखते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयतन में क्या हो जाती है, कमी। बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन में क्या हो रही है, कमी। लेकिन जब तक वो बर्फ रहती है, अर्थात जब जल जम जाता है, तो इसके आयतन में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि बर्फ जब पिघलती है तो इसके आयतन में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। लेकिन जब यह जल जम जाता है, अर्थात वापिस क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बर्फ, डलवा लोहा और बिस्मत, इसके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, और ये बर्फ उसी में आती है कि बर्फ जब पिघलती है तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अपन किसी बर्फीले क्षेत्र की यदि बात करें, बर्फीले क्षेत्र से मतलब है कि जहां पर हर वर्ष या अपन कह सके हर दिनों में ही बर्फ जमी रहती है, तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि जो पाइप होते हैं, वहां के पानी के जो पाइप होते हैं, इन पाइपों में जो जल होता है वो भी बर्फ का रूप धारण कर लेता है, और बर्फ का रूप धारण करने के साथ ही इसके आयतन के मान में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। और अपन कह सकते हैं कि इस बर्फ के कारण से आयतन में वृद्धि हो जाती है, और आयतन में वृद्धि हो जाने के साथ ही वो पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ के जम जाने से वहां के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, आयतन में वृद्धि के कारण वहां का जो जल है वो बर्फ के रूप में बन जाता है, और बर्फ के रूप में बनने के साथ ही उनके आयतन में वृद्धि होती है, और आयतन में वृद्धि होने के साथ ही वहां के जो पाइप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और आगे यदि मैं बात करूं तो अपन देखते हैं कि जो बर्फ होती है वो ऊपर की तुलना में नीचे की ओर से पिघलना प्रारंभ करती है। क्यों करती है, देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है, और ये वाला इसका हिस्सा है ऊपर वाला, और ये वाला इसका हिस्सा है नीचे वाला। तो अपन क्या देखते हैं कि इसके नीचे वाले सिरे में बर्फ पिघलना पहले प्रारंभ करती है, अर्थात कोई भी बर्फ है वो ऊपर की तुलना में नीचे से पिघलना प्रारंभ करती है। क्यों, तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाली जो बर्फ है इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, लेकिन नीचे का जो तापमान है वो इसका तापमान कम हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जल होता है वो बर्फ का रूप नहीं बनता है, अर्थात द्रव अवस्था में बन जाता है, अर्थात नीचे वाली जो बर्फ है वो पिघलना प्रारंभ कर देती है ऊपर वाली हिस्से की तुलना में। तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे कि बर्फ ऊपर की तुलना में पिघल करके बर्फ जो होती है वो ऊपर से नहीं पिघलती है, नीचे से पिघलती है। क्यों, तो अपन कह सकते हैं कि बर्फ नीचे से इसलिए पिघलती है क्योंकि बर्फ का नीचे का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाने के साथ ही ये नीचे से पिघलना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। आगे यदि अपन बात करें कि जो बर्फीले क्षेत्रों की झीलें होती हैं, अक्सर बार अपन क्या देखते हैं कि उन झीलों में जो ऊपर की पूरी सतह है वो भी पूरी बर्फ की ही जम जाती है। अब प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि जब झील का ऊपरी हिस्सा पूरा बर्फ बन चुका है तो उसके अंदर के जलीय जो जीव है वो जीवित कैसे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है
कि यदि ऊपर वाले हिस्से में बर्फ जमी हुई है, यदि इस ऊपर वाले हिस्से में बर्फ जमी हुई है तो बर्फ तो यहाँ पे है, इस अर्थात इसका तापमान तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अंदर तो पूरा क्या है, जल ही है। और ये जो जल होता है ये बर्फ नहीं रहता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस बर्फ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस होने के साथ ही वो बर्फ नहीं रहता है, क्या रहता है, जल रहता है। और इसी कारण से इनके जो जलीय जीव होते हैं वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। आगे अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, आगे अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। प्रश्न आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जो सब्जियां रखने का पात्र होता है, सब्जियां रखने का जो हिस्सा होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन एक यदि फ्रिज का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो ऊपर ही ऊपर तो एक आइस बॉक्स होता है जिसमें हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका तापमान तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। और सब्जियां रखने का जो पात्र होता है वो कहां पे होता है, नीचे की ओर। अर्थात यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो जैसे जैसे अपन नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ का तापमान बढ़कर के कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और रेफ्रिजरेटर में जो सब्जियां रखी जाती है, अर्थात रेफ्रिजरेटर में सब्जियों को 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और इससे वो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो ऊपर जो आइस बॉक्स होता है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और नीचे की ओर जो सब्जियों रखने का जो हिस्सा होता है उसका तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे अपन बात करते हैं ऊष्मा के संचरण की विधियां। ऊष्मा के संचरण की विधियां। देखिए दोस्तों, ऊष्मा का संचरण का मतलब होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। क्या कहलाता है, ऊष्मा का संचरण कहलाता है। इस ऊष्मा के संचरण की जो विधियां होती है वो कितनी विधियां होती है दोस्तों, 3 विधियां होती है। पहली विधि की यदि मैं बात करूं तो पहली विधि आ जाती है इसमें चालन विधि। पहली विधि कौन सी आ जाती है दोस्तों, चालन विधि। चालन विधि क्या होती है, जैसे यदि अपन बात करें कि ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो रहा है और क्वेश्चन इस बात का आ जाता है कि क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा जाएगी तो क्या उसके अणु या उसके कण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस आधार पर इस ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हो जाती है, 3 विधियां हो जाती है। पहली होती है चालन विधि, दूसरी हो जाती है संवहन विधि और तीसरी हो जाती है विकिरण विधि। तीसरी कौन सी हो जाती है दोस्तों, विकिरण विधि। अब सबसे पहले अपन बात करें चालन विधि की कि चालन विधि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, चालन विधि वह विधि होती है, अर्थात ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणु ही एक दूसरे की ऊष्मा को क्या करते हैं, आगे से आगे भेजते हैं। कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। जैसे यदि अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, ऊष्मा संचरण की वह विधि, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति से होता है। कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि कहलाती है।
अर्थात ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का चालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति से होता है, कौन सी विधि कहलाएगी? चालन विधि कहलाएगी। और सभी प्रकार के जो ठोस पदार्थ है, सभी प्रकार के जो ठोस पदार्थ है उसमें ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि काम में आती है? चालन विधि काम में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ठोस पदार्थों में अपन जानते हैं कि इनके जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और बिल्कुल पास पास होने के कारण प्रत्येक कण अपनी ऊर्जा को आगे वाले कण तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात अणु के जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर रहते हुए ऊष्मा के मान को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और इस प्रकार का जो संचरण होता है वो कौन सा हो जाएगा? चालन विधि हो जाएगी। दूसरी विधि में बात करूं संवहन विधि की, कि देखिए दोस्तों, संवहन विधि क्या होती है? अभी मैंने चालन विधि बताई कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणु गति नहीं करते हैं, लेकिन संवहन विधि में क्या होता है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कोई भी अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वह इसके साथ ही अपना स्थान भी क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात वे कण जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं चलते हैं ऊष्मा का संचरण करते हुए, तो ये आपके पास ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि कहलाएगी? संवहन विधि कहलाती है। परिभाषा इसकी क्या बन गई? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के द्वारा होता है, ऊष्मा की संवहन विधि कहलाती है। इसमें सभी प्रकार के द्रव और गैस, इसमें सभी प्रकार के द्रव और गैस शामिल किया जाता है। अर्थात चालन विधि में तो केवल ठोस पदार्थ है, लेकिन संवहन विधि की यदि मैं बात करूं तो संवहन विधि में द्रव भी आ जाते हैं और गैस भी आ जाते हैं। तीसरी विधि की अपन बात करें विकिरण विधि की, तो विकिरण विधि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कण नहीं जाते हैं। अर्थात ऊष्मा के संचरण की जो विकिरण विधि होती है वो एक ऐसी विधि होती है जो बिना माध्यम के संचरित होती है। अर्थात विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि ऊष्मा के संचरण में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो आपके पास कौन सी विधि आ जाती है? विकिरण विधि। परिभाषा क्या हो जाएगी कि माध्यम की उपस्थिति या माध्यम के बिना अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा को ले जाना ही क्या कहलाता है? विकिरण विधि कहलाती है। जैसे यदि इसका सिंपल सा उदाहरण की यदि मैं बात करें तो सूर्य तथा तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? इस विकिरण विधि का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कैसे अपन जानते हैं कि सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। और अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता है, कोई माध्यम नहीं पाया जाता है। माध्यम नहीं पाया जाता है, इसका मतलब बिना माध्यम के भी सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंच रहा है? पृथ्वी तक पहुंच रहा है। और पृथ्वी पर माध्यम पाया जाता है, पृथ्वी पर माध्यम पाया जाता है। और इस कारण से अपन कह सकते हैं कि जो विकिरण विधि है वो माध्यम के साथ भी और माध्यम के बिना भी दोनों में क्या होती है? संचरित होती है। यहां से कई बार देखो एक प्रश्न आ जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, कौन सी विधि से आ रहा है?
विकिरण विधि से। लेकिन दोस्तों प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछ ले कि वायुमंडल जो गर्म हो जाता है, वायुमंडल सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है, वह ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि से होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊष्मा के संवहन विधि से। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक तो पहुंचता है विकिरण विधि से, लेकिन वायुमंडल गर्म ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे यदि अपन बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक धातु की प्लेट है, एक धातु की प्लेट है, ये आपके पास एक क्या है, धातु की प्लेट है, और इसके ऊपर चाय रखी हुई है, इसके ऊपर चाय रखी हुई है। ये धातु की प्लेट है, इसके ऊपर क्या रखी हुई है, चाय रखी हुई है, और एक चाय रखी हुई है यहां पे लकड़ी के स्टैंड पर। यही चाय रखी हुई है और ये किस पे रखी हुई है, लकड़ी के स्टैंड पर। तो देखिए दोस्तों, जो इस धातु के ऊपर रखी हुई चाय है, इसमें देखो चालन भी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, चालन। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ठोस पदार्थ है और विद्युत का कैसा है, अपन कह सकते हैं विद्युत का कैसा है, सुचालक है। और ये जो है, ये चाय है, ये विद्युत की चालक है, तो इसमें चालक का गुण भी पाया जा रहा है, साथ में संवहन का गुण भी पाया जा रहा है। ऊपर से इसकी भाप निकल जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं इसमें विकिरण भी पाया जा रहा है, और साथ में वाष्पीकरण भी हो रहा है। और यही कारण है कि एक स्टील अर्थात धातु की प्लेट पर रखी हुई चाय जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन एक लकड़ी के स्टैंड पर रखी हुई चाय गर्म ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, वाष्पीकरण भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, चालन नहीं होता है। तो यदि आपके पास इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए कि एक धातु की प्लेट पे रखी हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि एक लकड़ी के स्टैंड पर रखी हुई चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, क्यों, तो इसका आंसर आपको क्या करना है कि धातु की प्लेट पर रखी हुई चाय में चालन भी होता है, संवहन भी होता है, विकिरण विधि भी काम में आती है, और वाष्पीकरण भी होता है। लेकिन लकड़ी की प्लेट में रखी हुई जो चाय होती है, उसमें चालन की विधि काम में नहीं आती है। इस कारण से इस लकड़ी के स्टैंड पे रखी हुई चाय क्या रहती है, गर्म रहती है, जबकि धातु की प्लेट पे रखी हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन गुप्त ऊष्मा की विशिष्ट धारिता की, और बात करते हैं ऊष्मीय चालकता की, ऊष्मीय प्रसार के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है उससे काम में आने वाले उदाहरणों की। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।